गर्भावस्था में गर्भ में बच्चे के चारों ओर पानी की जो थैली होती है, जो पानी होता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और जब यह पानी कम हो जाता है तब इस स्थिति को हम ओलिगोहाइड्रामियस कहते हैं। इस विषय को साधारण शब्दों में समझाने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने डॉक्टर मुदिता जायसवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ढाका मोतिहारी से उपस्थित हुई हूँ। एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे का स्विमिंग पूल है जिसमें बच्चा खेलता है, कूदता है, बच्चा इसे पीता भी है और पेशाब से इसे बाहर निकालता भी है। यह एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के लिए एक कुशन का काम करता है। जैसे माँ अगर तेजी से चले, माँ अगर गिर जाए, किसी वजह से उसके पेट पर चोट लग जाए, तो यह एमनियोटिक फ्लूइड अपने ऊपर उस चोट को झेल लेता है कुशन की तरह और बच्चे तक इसे नहीं पहुंचने देता। यह बच्चे का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, एपिडर्मल सेल्स, लैनुगो हेयर, हॉर्मोन्स और मिनरल्स भी होते हैं। इसमें साथ साथ एंटीबॉडीज भी पाए जाती हैं। आइए अब हम समझते हैं कि यह बनता कैसे है। एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में माँ और बच्चा दोनों का योगदान होता है। माँ का प्लाज्मा जो प्लेसेंटा से प्रवाहित होता है उसका अल्ट्राफिल्ट्रेट है यह एमनियोटिक फ्लूइड। यह ट्रांजुडेशन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से निकलता है और यूट्रस में जाकर बच्चे के चारों ओर यह ट्रांजुडेट जमा हो जाता है और बच्चे का किडनी, लंग्स और स्किन, इन सबों से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। स्किन से एमनियोटिक फ्लूइड सिर्फ 5 महीने तक ही बनता है। 5 महीने के बाद स्किन केराटिनाइज्ड हो जाती है, इम्परमेबल हो जाती है, उससे कुछ भी नहीं निकल पाता, तो यह अपना एमनियोटिक फ्लूइड बनाने का काम बंद कर देती है। किडनी सबसे ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है और लंग्स भी थोड़ा एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। अब यह सवाल उठता है कि इसको जानेंगे कैसे कि यह कम हो गया। चिकित्सक अपने हाथ से छूकर यानी पैल्पेट करके इस बात का मोटे मोटे तौर पर अंदाज लगा लेते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया है, लेकिन इसका कंफर्मेशन जब भी होता है तो अल्ट्रासोनोग्राफी से होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में 2 टेक्निक है जिससे हम इसे निकाल सकते हैं। पहला एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और दूसरा डीपेस्ट पॉकेट वॉल्यूम। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में यूट्रस के चारों भागों में, चारों कोनों में, यूट्रस को 4 भाग में बांटते हैं और चारों कोनों से एमनियोटिक फ्लूइड के हाइट को, लेंथ को नापते हैं और सबको जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने के बाद अगर यह 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच आता है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर यह 5 सेंटीमीटर से कम है तो इसे ओलिगोहाइड्रामियस कहते हैं। इसी तरह डीपी भी, डीपेस्ट पॉकेट वॉल्यूम में अगर 2 से 8 सेंटीमीटर के बीच में एमनियोटिक फ्लूइड की हाइट आती है, लेंथ आता है, तो इसे नॉर्मल कहते हैं। लेकिन अगर यह 2 सेंटीमीटर से कम आता है तो इसे ओलिगोहाइड्रामियस कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह कम कैसे हो जाता है। इसके कम होने का सबसे कॉमन कारण है एमनियोटिक फ्लूइड जिस थैली में रहती है उस थैली में छेद का हो जाना या उसका फट जाना। एमनियोटिक फ्लूइड की थैली बच्चे के सिर के आगे जो होती है उसे फोर बैक कहते हैं और वह उसके सिर के पीछे होती है उसे हाइंड बैक कहते हैं। फोर बैक की थैली अगर फटती है तो यह ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है। हाइंड बैक से खतरा तो होता है पर उतना ज्यादा नहीं। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड को कम बनाती हैं, जैसे एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर जो है वह ब्लड प्रेशर में चलाई जाने वाली दवा है, लेकिन यह एमनियोटिक फ्लूइड को कम बनाती है, इसीलिए गर्भावस्था में इसे नहीं दिया जाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर जैसे एस्पिरिन, आपको एंडोमिथासिन, यह ऐसी दवा है जो एमनियोटिक फ्लूइड को कम बनाती है। इसके अलावा अगर माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, माँ को डायबिटीज हो जाए, माँ को कोई किडनी डिजीज हो, हार्ट डिजीज हो या कोलेजन डिजीज हो जिसमें प्लेसेंटा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, ब्लड प्रेशर में प्लेसेंटा में प्रवाहित होने वाली खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं, तो अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो ट्रांजुडेशन के प्रोसेस से एमनियोटिक फ्लूइड भी नहीं बन पाता है। अब यह तो माँ के कारण हुए, आइए अब हम बच्चे के कारण के बारे में जानते हैं। बच्चे में अगर कोई परेशानी हो, खास करके कोई जन्मजात बीमारी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जिसमें पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, कोई भी ऐसा सिंड्रोम हो तो इसमें बच्चे का रेनल इजेनेसिस हो जाता है, किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती है और एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। बच्चे में कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी, जैसे अगर
उसकी किडनी अच्छे से डेवलप ही नहीं हुई, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, रेनल एजेनेसिस, किडनी छोटी हो गई हो, एक किडनी छोटा और एक किडनी बड़ा हो, दोनों ही किडनी छोटी हो, जिसे रीनल हाइपोप्लेसिया कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती है, पेशाब अच्छे से बनता नहीं है, और पेशाब अच्छे से नहीं बनता है तो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। और अब हम आते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किडनी बहुत ही अच्छे से डेवलप की, फिर भी कि पेशाब भी अच्छे से बन रहा है बच्चे का, फिर भी एमनियोटिक फ्लूइड कम है। तब बाधा रास्ते में ही होती है, पेशाब के रास्ते में। इसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व कहते हैं। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व में ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व में पेशाब बच्चे का किडनी में अच्छी तरह से बनने के बावजूद बाहर नहीं निकल पाता, और यह पेशाब की थैली में यानी यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है। और इस स्थिति में बच्चे का पेशाब का थैली इतना फूल जाता है कि अल्ट्रासाउंड में यह डायग्नोज होता है, और इसे हम प्रून बेली सिंड्रोम कहते हैं। यह ज्यादातर मेल बच्चों में ही पाया जाता है, यानी लड़कों में ही मिलता है, और ऑपरेशन के बाद यह ठीक हो जाता है। कुछ स्थिति ऐसी होती है कि ना तो माँ में कोई गड़बड़ी है, ना बच्चे में गड़बड़ी है, बच्चा का डेवलपमेंट भी सही से हो रहा है, फिर भी पानी कम है, इसे हम इडियोपैथिक कहते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें डिलीवरी तो 40 सप्ताह पर यानी अपने डेट पर हो जानी चाहिए, लेकिन यह डिलीवरी अपने समय पर नहीं हुई, डिलीवरी का डेट बहुत आगे बढ़ गया, यानी 41, 42, 43 सप्ताह हो गया, तो पुरैन यानी प्लेसेंटा अपना काम करना कम कर देता है, जिससे पानी कम हो जाता है। जैसे ही प्लेसेंटा अपना काम करना कम करेगा, पानी कम हो जाएगा, और यह बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है डिलीवरी के कंडीशन में, कि बच्चे का डेट आगे बढ़ गया, पानी कम हो गया और डिलीवरी अभी तक नहीं हुई। अब हम यह समझें कि पानी की कमी हो जाने से क्या क्या परेशानी होती है माँ और बच्चे में। माँ को बच्चे का मूवमेंट ही नहीं पता चलता, माँ को पता ही नहीं चलता कि बच्चा चल रहा है अच्छे से, और बच्चा भी अच्छे से नहीं चल पाता क्योंकि पानी कम है। बच्चा धीरे धीरे चलने लगता है। बच्चेदानी के दीवार का दबाव जब बच्चे के हाथ और पैर पर पड़ता है तो वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसे क्लब फुट टेलिपस कहते हैं। बच्चे के चेहरे पर बच्चेदानी का दबाव, बच्चेदानी के दीवार का दबाव पड़ता है तो बच्चे का चेहरा भी विकृत हो जाता है, इसे पॉटर फेसिज कहते हैं। और बच्चे को जो भोजन पुरैन के माध्यम से कॉर्ड के थ्रू यानी नार के थ्रू मिल रहा है, उस पर भी बच्चेदानी का दबाव पड़ता है, क्योंकि पानी कम है तो काफी दबाव पड़ने से यह खून का प्रवाह बच्चे तक पूरा नहीं पहुंच पाता, जिससे बच्चे का विकास बाधित हो जाता है, बच्चा छोटा हो जाता है, जिसे हम IUGR कहते हैं। कभी कभी इतना ज्यादा बाधित हो जाता है कि बिल्कुल ही बंद हो जाता है खून का प्रवाह, बिल्कुल ही भोजन न्यूट्रिशन बच्चे को मिलना बंद हो जाता है, और गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। आइए अब हम बात करते हैं कि इस समस्या में हम ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी तक ऐसी कोई भी चमत्कारिक दवा नहीं बनी जो बच्चे में पानी को, बच्चे के चारों तरफ पानी को बढ़ा सके, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ा सके। और दूसरी सबसे जरूरी बात कि अक्सर महिलाएं सोचती हैं हम बहुत पानी पिएंगे, हमें नस से पानी चढ़ जाएगा, IV फ्लूइड से पानी चढ़ जाएगा, तो पानी हमारे बच्चे का बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप चाहे जितना पानी पी ले, जितना भी IV फ्लूइड चढ़ा ले, आपके बच्चे में पानी नहीं बढ़ेगा। इसके बढ़ने के लिए ऐसी अभी तक कोई चमत्कारिक दवा नहीं आई है। हाँ, अगर माँ में डिहाइड्रेशन हो, माँ प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं हो, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड प्लेसेंटा कम बनाने लगता है। वैसी स्थिति में अगर माँ बहुत पानी पीती है, अच्छे से हाइड्रेटेड रहती है, तो थोड़ा बहुत एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ सकता है, प्लेसेंटा का काम थोड़ा इम्प्रूव कर जाता है। तो फिर हम इसमें करेंगे क्या? इसमें माँ को अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है, पानी अच्छे से पीना है, रेस्ट में ज्यादा रहना है, खासकर बाईं करवट, ताकि प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई अच्छे से मिल सके। प्लेसेंटा यानी पुरैन। माँ को अगर कोई किडनी डिजीज है, माँ का ब्लड प्रेशर हाई है, उसे डायबिटीज है या कोलेजन डिजीज है, तो इन बीमारियों को हम सही करेंगे। इन बीमारियों को सही करने से प्लेसेंटा में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। और फिर एसेंशियल एमाइनो एसिड्स अगर हम IV फ्लूइड से चलाते हैं, IV रूट से चलाते हैं, अगर आप चाहे तो एसेंशियल एमाइनो एसिड का इन्फ्यूजन माँ को IV रूट से दे सकते हैं, और माँ को एमाइनो एसिड्स का कैप्सूल भी आता है जिसे दिया जा सकता है। ऐसा करने से बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है, और जब बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड भी
बढ़ जाता है। आजकल एलार्जिन सैचेट मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि एलार्जिन सैचेट प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करता है कि वह फ्लूइड ज्यादा बनाए। थोड़ा बहुत यह सही भी है, एलार्जिन सैचेट से ब्लड का फ्लो प्लेसेंटा में अच्छे से बढ़ता है और थोड़ा प्लेसेंटा स्टिमुलेट भी होता है जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है, लेकिन यह भी कोई चमत्कारिक प्रभाव नहीं डालता। बहुत हायर सेंटर में इंट्रा एमनियोटिक इन्फ्यूजन दिया जाता है। हम लोग छोटी जगहों में क्या कर सकते हैं, रेगुलर फॉलोअप करें, जल्दी जल्दी पेशेंट का चेकअप करें, एमनियोटिक फ्लूइड कितना है उसे मापते रहें, बच्चे का ग्रोथ देखते रहें और सही समय आने पर नॉर्मल या सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी को कराएं। अक्सर ओलिगोहाइड्रामियस में बच्चे के कॉर्ड पर ज्यादा प्रेशर पड़ने से या बच्चा छोटा होता है, आयुजियार होता है, तो बच्चा इस नॉर्मल डिलीवरी के दर्द को नहीं झेल पाता। कॉर्ड पर प्रेशर पड़ने से कभी कभी बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है ब्लड का फ्लो और न्यूट्रिशन माँ से बच्चे की ओर और गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम लोग अगर सीवियर आयुजिआर है और सीवियर ओलिगोहाइड्रामियस है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं, सिजेरियन सेक्शन करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं और यह उचित भी है, भले ही बच्चे की साइज कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अगर आपको मेरी यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल डॉक्टर मुदिता जायसवाल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इससे जुड़े रहें। धन्यवाद।